समाजवादी सरकार हो चाहे वो बीएसपी की सरकार हो, उसमें क्राइम बहुत ज़्यादा था। माफिया राज तो एकदम खत्म हो गया है, जो कि सबसे बड़ा इशू था। इस बार ये माना जाए कि अखिलेश यादव की सीटें बढ़ेंगी। समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम मतदाता हैं समझ रहे हैं कि एआईएमआईएम का जो है एजेंडा क्या है। कि अखिलेश यादव अभी इस बार तो सत्ता में नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो यूपी चौपाल, जहां हम आम जनता आम पब्लिक के बीच में जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है, अखिलेश यादव, मायावती या योगी आदित्यनाथ। लेकिन आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, खासकर मैं कैमरामैन कहूँगा रोड दिखाएं, तो जिसके कारण बारिश है और आज हम बारिश के कारण आम जनता आम पब्लिक के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। तो आज हम चलेंगे इंडिया डेली 24/7 के न्यूज़ रूम में और वरिष्ठ पत्रकारों से जानेंगे कि आखिर उनको क्या लगता है कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी, कौन 20 है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकारों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या राय है। कुलदीप जी, ये बताइए, बस कुछ ही महीनों में चुनाव है और जुलाई का महीना है, शायद अप्रैल या मार्च से में चुनाव शुरू हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, इस बार सरकार चेंज होगी या तीसरी बार योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर आपको लगता है कि योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्यों बनेंगे, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्यों बनेंगे, और मायावती अगर मुख्यमंत्री बनेगी तो क्यों बनेगी? पहली बात तो मायावती जी मुख्यमंत्री क्या ही बनेंगी, उनका संगठन तो बिखर चुका है पूरी बात अखिलेश और योगी जी की कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव सरकार में कभी भी वापस लौटेंगे। अगले चुनाव की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कभी भी सत्ता में वापस लौटेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वी यूपी में और पश्चिमी यूपी में ये, और देखा जाए तो क्राइम की जो ज़्यादा बात भी होती है, योगी सरकार में जो हुआ है, क्राइम पे बहुत काम हुआ है, सुशासन आया है, मिट्टी में मिला दिया गया है माफिया को। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ क्यों नहीं आएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है इंसान के लिए, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो उत्तर प्रदेश में क्राइम के अलावा अगर किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम योगी सरकार में हुआ है, जिसकी बात भी बहुत कम होती है, अभिषेक जी मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बात काहे की होती है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में, योगी जी के निर्णय को लेकर, उनकी सरकार में क्या क्या काम हुए, सबसे ज़्यादा काम बात होती है जीरो टॉलरेंस की नीति की, क्राइम कम करने की। लेकिन जिसकी बात नहीं होती है, जो सबसे ज़रूरी मुद्दा रहा है पिछले 40 सालों से, मैं पिछले 5-10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 40 सालों से, क्या है पूर्वी यूपी में दिमागी बुखार का 40 साल से एक अभिशाप की तरह काम कर रहा था। पूर्वी यूपी में गोरखपुर एरिया देख लें, वो पूरा पूर्वी यूपी में हज़ारों बच्चे दिमागी बुखार से हर साल मरते थे। लेकिन योगी जी 2017 के बाद एक मिशन लेकर आए और स्वच्छता मिशन के तहत उनने पूरे पूर्वी यूपी में ऐसा काम किया है कि 95% मौतें कम हो गई हैं दिमागी बुखार से। इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं होती। बिल्कुल, तो ये भी चर्चा नहीं, क्योंकि इससे पहले जो हम शो किया करते थे बाहर जाके, आवाज़ तो बारिश हो रही है जिसके कारण हम अंदर आ रहे हैं, तो ये बहुत ही कम ही लोगों ने, शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बहुत इस पे चर्चा नहीं होती। आप देखिए, जहाँ पर 40 साल से एक अभिशाप की तरह दिमागी बुखार बच्चों की जान ले रहा था, वो 2017 के बाद कम होते अब स्थिति ये है कि 95% मौतें बच्चों की कम होती हैं दिमागी बुखार की वजह से, जो 40 साल से चलता आ रहा था। इस पे बात नहीं होती है। क्राइम पे बहुत बात होती है योगी सरकार में कि क्राइम कम हो गया, माफिया को मिटा दिया गया। एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक कायाकल्प एक अभियान चलाया था। इसकी चर्चा भी बहुत कम होती है। इसको मैं दर्शकों को आपके बता देना चाहता हूँ कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के प्राथमिक सरकारी स्कूलों में ये हालत थी कि बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ाई करते थे। स्कूलों पर कोई फंड यूज़ नहीं होता था, कोई उसके कायाकल्प की बात नहीं होती थी। लेकिन 2017 के बाद जब योगी सरकार में आए, तो उन्होंने सबसे पहला ध्यान उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों पे दिया। क्योंकि देखिए, कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी इमारत बनती है, उसकी नींव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देश में या कहीं पर भी सबसे बेसिक शिक्षा पर जितना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना दिया जाना चाहिए। जो योगी जी ने 9 वर्षों में योगी जी ने काम किया है शिक्षा पे, बहुत काम किया है। ग्राम पंचायत के बजट से लेके और
एक योजना चला के कायाकल्प योजना अभियान उन्होंने चलाया था। उसके थ्रू प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास से लेके टाटपट्टी हटा के बेंच लगाने से लेके उसके फ़र्श अच्छे से पूरे स्कूलों का कायाकल्प उन्होंने किया। बच्चों को बेसिक शिक्षा पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। इन दो चीज़ों की बहुत कम चर्चा होती है उत्तर प्रदेश में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है, किसी भी मुख्यमंत्री से, किसी भी नेता से अगर कोई बाकी जनता जो चाहती है वो ये चाहती है कि हमारी बेसिक चीज़ें क्या हैं। पहली हमारे बच्चों की बेसिक उनका स्वास्थ्य सही रहे। वो आए दिन मतलब दिमागी बुखार से बच्चे मर जा रहे हैं, कोई शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। योगी सरकार अखिलेश भी सरकार में रहे हैं, मायावती भी सरकार में रही हैं, मुलायम सिंह जी भी सरकार में रहे, लेकिन पिछले 40 सालों से दिमागी बुखार से हज़ारों बच्चे मर रहे थे, जो कि 95% कम हुआ है। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, आपको लग रहा है कि योगी जी ने काम अच्छा किया है, तो अखिलेश जी कहाँ चूक कर गए? ऐसा क्या काम नहीं कर पाए अखिलेश यादव जो योगी जी ने कर दिखाया? यही तो सबसे पहला तो देखिए क्राइम की सबसे ज़्यादा बात होती है क्राइम की, कि अखिलेश सरकार में, समाजवादी सरकार हो चाहे वो बीएसपी की सरकार हो, उसमें क्राइम बहुत ज़्यादा था। और सबसे जो अगर कहें मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोई भी इंसान, हम मानव हैं, मानवीय स्वभाव है, सबसे पहले हमें एक सुरक्षा चाहिए जीवन में। सुरक्षा सबसे पहले योगी जी ने दी। उसके बाद में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, माफिया लगभग ख़त्म कर दिया है। तो यूपी में राम राज्य आ गया है, आपके हिसाब से क्या लगता है? योगी जी कहते हैं राम राज्य कहना, मुझे लगता है कि वो शब्द ही सही नहीं है। राम राज्य राम के समय में होता था, नहीं योगी राज है अभी। अच्छा, योगी राज है। योगी राज है। और योगी राज में जो चीज़ें आम इंसान को चाहिए होती हैं, जो होनी चाहिए बेसिक चीज़ें, वो सारी मूलभूत सुविधाएं योगी राज में दी गई हैं और जनता इस बात को अच्छे से समझती है। तो 27 में क्या तीसरी बार ला रही है? बिल्कुल योगी जी आएंगे। और विकल्प क्या है आपके पास? विकल्प आप अखिलेश जी को बिठा देंगे तो वही पूरा गुंडा राज चालू हो जाएगा फिर से। तो ये जनता नहीं समझ रही कि आज भी वो वोटर हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को भी वोट देकर सत्ता में बिठाया था, और वही वोटर आज भी वोट करेंगे। वो वोटर अभी कहीं कहीं नहीं है। उनने तुलना कर रखी है, कंपैरिजन कर रखा है कि अखिलेश सरकार में क्या था और योगी सरकार में क्या है। तो देखिए प्लस माइनस वाली चीज़ें हैं। आम आदमी सब समझता है कि क्या गलत है क्या सही है, उनके लिए क्या सही है, उनके बच्चों के लिए क्या सही है, भविष्य कौन बना के उनको देगा। तो सारी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से प्लस में है योगी जी, और सरकार तो उनकी बननी है। तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत दिनों से ये शो देख रहे हैं यूपी चौपाल, और ख़ासकर हमने नोएडा में, गाज़ियाबाद में, तमाम जो दिल्ली एनसीआर के इलाका, सटे हुए इलाका है उत्तर प्रदेश के, वहाँ गए। और ख़ासकर नोएडा जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है कुलदीप जी, और यहाँ पे सिर्फ नोएडा या के लोग ही नहीं है, बल्कि वेस्ट यूपी के लोग नहीं है, बल्कि पूर्वांचल के भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने बहुत लोगों से बात किया तो वहाँ मुझे मिला जुला जवाब आया। बहुत लोगों का कहना है कि क्राइम ख़त्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और यूपी में राम राज्य आ गया, शांति है। पहले क्या होता था कि नोएडा में इन सब जगहों पे बदसलूकी होती थी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता था, छीना झपटी हुआ करती थी, लेकिन अब वो सब बंद है। और खासकर ऐसे मुझे बहुत लोग मिले, ना कि सिर्फ नोएडा के, बल्कि सुल्तानपुर के हो गए, प्रयागराज के हो गए, जौनपुर के हो गए, बनारस के हो गए, तमाम इन इलाकों के लोग। अरे आप ज़्यादा दूर कहाँ जा रहे हैं? सेक्टर 16 नोएडा का मीडिया हब है। वहाँ पे लगभग सारे बड़े मीडिया हाउसेस हैं। वहाँ पर चोरियाँ होती थी, अब बंद हो गया है। गोलियाँ चलती थी। मेरे एक जानकार रिपोर्टर, उन पे गोली चल गई थी वहाँ पे। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या लग रहा है? ये मीडिया यहाँ पर मीडिया का हब है। वहाँ पर भी क्राइम इतने जोरों पर था, लेकिन वो कम हुआ है। और दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंडस्ट्रियल एरिया है ये। इन्वेस्टमेंट में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट योगी सरकार लेके आई है। ये तो योगी सरकार में लगातार इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं, खासकर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहे हैं। और आज हम महाराष्ट्र, जो बीमारू स्टेट कहा जाता था, और आज हम महाराष्ट्र और तमिलनाडु को टक्कर दे रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था की हकीकत है। ये हम कहें तो ऑन रिकॉर्ड है, हम ऐसे कुछ बोल नहीं रहे हैं। खासकर कि आपको लगेगा दर्शकों को कि आप किसी सरकार का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन नहीं। आप देखें तो 9 साल में ना, आप आंकड़े पढ़ेंगे उसमें सब आ जाएगा। 1 ट्रिलियन बनने वाली इकॉनमी है। क्या लगता है कितना टाइम लग जाएगा बनने में? बहुत समय नहीं लगेगा। जिस तरीके से, देखिए मैं कल ही पढ़ रहा था कि पहले आज़ादी के बाद से 60 साल हमको लग गए थे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी देश को बनने में। इसके बाद 7 साल में हम लोगों ने 2 ट्रिलियन उसमें पहुंच गए हम। हाँ। और 3 ट्रिलियन पहुंचने में केवल 5 साल लगे। तो अब ये समय घट रहा है जी। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में हमें बहुत समय नहीं है। मुझे लगता है अगले लोकसभा चुनाव से पहले हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो जाएगी जी। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं दर्शकों को, जो उत्तर प्रदेश की GDP है, इसकी बात सिर्फ भारत में नहीं कुलदीप जी, बल्कि पाकिस्तान के संसद में हुई। पाकिस्तान के एक सांसद थे, मैं उनका नाम एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, उन्होंने ये चीज़ संसद में उठाई कि हमारी जो GDP है
उससे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश, भारत की एक राजधानी है उत्तर प्रदेश की है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश की ताकत पिछले 9 वर्षों में कितनी बड़ी है। हम और भी खासकर पत्रकारों से और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर वो क्या सोचते हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के। सर, हम अपने यूपी चौपाल शो में हम खासकर लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2027 विधानसभा में माहौल क्या है, किसकी हवा है, क्या अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ। तो आज बारिश के कारण हम वरिष्ठ पत्रकारों से ही बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर वो उनको क्या लग रहा है। तो सर, हमें ये बताइए कि बस कुछ ही महीनों में चुनाव है और दो बड़े चेहरे अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ और तीसरा मायावती जो कि अभी हवा माहौल में नहीं है, लेकिन क्या लगता है इन तीनों में से 2027 में किसे आना चाहिए और क्यों आना चाहिए और किसने सबसे अच्छा काम किया है? देखिए, योगी जी पिछले 10 सालों से, मतलब 10वां साल चल रहा है, 9 साल 10 साल हो ही जाएंगे, तो इस हिसाब से यूपी में उन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं। खास करके जो यूपी 2017 से पहले एक आम धारणा थी लोगों के मन में कि यूपी में जो है क्राइम बहुत होते हैं, है ना। हाँ, ये तो है। क्राइम होते हैं, माफिया राज है, माफिया राज, है ये ना। तो बहुत। और इसके अलावा एक खास जाति और एक खास समुदाय को तरजीह दी जाती थी, ऐसा माना जाता था। लेकिन 2017 के बाद ये चीज़ें जो हैं काफ़ी कम हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माफिया राज तो एकदम ख़त्म हो गया है, जो कि सबसे बड़ा इशू था। यूपी इतना बड़ा प्रदेश था, और पूर्वी यूपी हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर जगह क्राइम और माफिया राज बहुत ज़्यादा था। लेकिन योगी ने इसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। बड़े बड़े माफिया, अतीक अहमद का साम्राज्य ख़त्म हुआ, या मुख्तार अंसारी जिनकी तूती बोलती थी समाजवादी पार्टी सरकार में, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। और बड़े बड़े जो क्रिमिनल थे उनका इनकाउंटर हुआ है। हालांकि अखिलेश यादव और विपक्षी दल इसमें ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि इसी सवाल पे आ रहा था। वो कहते हैं कि ये सब गलत हो रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो क्या लगता है कि जो ये योगी सरकार इनकाउंटर करा रही है सही है? क्योंकि अखिलेश तो कह रहे हैं इस पर हम जांच बैठाएंगे अगर सरकार हमारी बनेगी। इसमें अखिलेश का एंगल कुछ अलग है। उनका मानना है कि एक विशेष संप्रदाय और एक विशेष जाति को इसमें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो ये बातें ऐसी नहीं हैं। मतलब क्रिमिनल्स की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इस आधार पे यूपी में इनकाउंटर हुए हैं, और योगी जी ने सत्ता संभालते ही ये बात कह दी थी कि ये या तो अपराध छोड़ना होगा या फिर यूपी छोड़ना होगा अपराधियों को। तो इस संकल्प में उन्होंने काम किया है, और निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का जो क्षेत्र रहा है उसमें योगी सरकार पूरी तरह सफल रही है अपराधियों को और अपराध खत्म करने में। इसमें कुछ तो ये जो बड़ा मैसेज है, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पिछले 9 साल के शासनकाल में अपराधियों का जो बोलबाला रहा था 2017 तक के पहले, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है, इसमें लोग सुकून महसूस कर रहे हैं, और ये आने वाले चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनने वाला है। सर, आज हम थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे और अपने दर्शकों को भी ये समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं पीडीए की, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो ये 3 समुदाय है, उसे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें दिखा भी, 37 सीटें उनको मिली उत्तर प्रदेश से, बड़े राज्य से, और उनका खासकर संसद में एक दबदबा बना कि भाई कांग्रेस के बाद इनकी सबसे बड़ी पार्टी थी। तो क्या लगता है ये चीज़ विधानसभा में आपको लग रहा है कि नहीं, क्या किसी कुछ होगा इससे? हर बार यही चीज़ मतलब रिपीट हो, ऐसी कोई बात नहीं होती सियासत में खास करके। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी में पीडीए का इनका फॉर्मूला अखिलेश का तो था ही, बट जो इनको 37 सीटें मिली अखिलेश यादव को समाजवादी को, उसमें बीजेपी की जो एक अंदरूनी फूट थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, है ना। माना जा रहा था कि इसमें योगी के पसंदीदा लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, जिसके कारण और बहुत सारे मतलब संगठन और सरकार में बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं था। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो नितिन नवीन का दौरा हुआ है बीजेपी अध्यक्ष, लखनऊ में, हाँ, उसमें भी ये देखने को मिला कि इस बार सबने मतलब एकजुटता का संदेश दिया है वहाँ कि क्या लोकसभा में योगी जी और खासकर केंद्र सरकार जो अमित शाह हो या जो बड़े बीजेपी की जो तय करते हैं पूरी रणनीति, क्या उनसे तालमेल सही नहीं था?
ऐसा माना जाता है कि जो कार्यकर्ता थे वो काफ़ी उदासीन थे। जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, कई जगहों से कैंडिडेट बदलने की मांग हो रही थी। क्योंकि अयोध्या से हारना एक बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि अयोध्या में खासकर बहुत सारा विकास हुआ, लेकिन वहाँ पे क्यों हारी सरकार, क्या लगता है? लेकिन ऐसा नहीं है कि अयोध्या में आप इतिहास उठाइएगा, चुनावी इतिहास उठाइएगा, तो ऐसा नहीं है कि ये उस बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। हाँ, ये जरूर माना जा रहा था कि भाई राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो आंख मूंद कर बीजेपी जीतेगी। यही जो अति आत्मविश्वास था ना 2024 में, ये यूपी में सबसे ज़्यादा नुकसान अति आत्म ओवर कॉन्फिडेंस ने इनको नुकसान पहुंचाया। और जब इससे एक सबक मिला है कि 2027 में हमें बड़े ही संभल के कदम रखने हैं। उम्मीदवारों का चयन हो या मुद्दों का चयन हो, कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की जो बात है, सरकार और संगठन में सामंजस्य हो, तो इस पे बहुत ही बारीकी से, और इसमें बीजेपी का संगठन, अभी संगठन में कई बदलाव भी हुए हैं। नितिन नवीन का आना और सबके डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठक करना, सहयोगी दल जो हैं, ओपी राजभर की पार्टी हुई या संजय निषाद की पार्टी हुई, उनके साथ बैठक करना और सबको मिला के बैठक करना कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है। भले इधर जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस और सपा में सीटों को लेकर तकरार चल रही है, ये भी बीजेपी के लिए और योगी सरकार, और नितिन नवीन ने ये भी साफ कर दिया है कि यूपी में जो चेहरा होंगे वो योगी ही होंगे। हाँ, तो हाँ, ये जो ये साफ होने के बाद, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है कि जो AIMIM के आने से, खासकर उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बोला कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और कई सारे विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्या इससे फ़ायदा किसको होगा, बीजेपी को होगा या समाजवादी पार्टी को होगा? देखिए वैसे पिछले चुनाव में भी AIM ने वहाँ कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन जो भी फायदा होगा तो वो बीजेपी को ना है। लेकिन मुझे लगता है कि मतदाता बहुत जागरूक हैं और AIM में बटने, हाँ उसमें बटने वाले नहीं हैं। जो उनका समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो मतलब समझ रहे हैं कि AIMIM का जो है एजेंडा क्या है ना। तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि AIMI जो है इस चुनाव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, उसके आने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो क्या 27 में तीसरी बार ही मुख्यमंत्री बनेंगे योगी जी? अभी के हिसाब से जो लग रहा है, क्योंकि योगी सरकार के प्रति लोगों में अभी भी वो दिख रहा है कि विकास की रफ्तार अच्छी चल रही, काफ़ी निवेश आ रहे हैं। लेकिन युवाओं में असंतोष है, मैंने देखा खासकर ग्राउंड पे जा गया तो युवाओं कहना है रोजगार नहीं मिल रहे हैं, खासकर सरकारी भर्तियां नहीं आ रही हैं, ऐसा कुछ कुछ असर डालेगा? देखिए ये रोज़गार तो हमेशा से मुद्दा रहा है, किसी भी चुनाव में रोज़गार मुद्दा रहता ही है। लेकिन ओवरऑल जब आदमी वोटिंग करने जाता है तो देखता है कि 10 साल पहले की क्या स्थिति थी और अभी 10 साल के बाद की क्या स्थिति हो, उसका जब तुलनात्मक अध्ययन करता है तो उस समय लगता है कि नहीं, ये जो सरकार है इसने बहुत सारी चीज़ों में अच्छा काम किया है ना। विकास को एक नई दिशा मिली है, अपराध कम हुआ है ना, भय खत्म हुआ है, आधी आबादी को सुरक्षा मिली है। तो ये सब जो मुद्दे हैं निश्चित रूप से योगी फ्रंट फुट पर रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए कि कुछ ही महीनों में चुनाव है उत्तर प्रदेश में और ये फैसला तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो आपको क्या लगता है कि योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? अखिलेश यादव का पलड़ा भारी लग रहा है। देखिए ये तो जो कुछ है आने वाला समय बताएगा, जनता किसी अपना मत देगी। लेकिन पलड़ा तो ये लग रहा है जिस हिसाब से राम मंदिर चोरी का मुद्दा ट्रोल हुआ है, राम मंदिर चोरी नहीं होना चाहिए, आस्था पे जो है वो छवि खराब हो रही है, क्या लग रहा है? छवि भाजपा की छवि खराबी हो रही है, पूरे देश में भाजपा की बदनामी भी हुई और ये नहीं होना चाहिए, चंदा चोरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस पे क्या होता है, आस्था पे असर पड़ता है, लोग वहाँ आना कम कर देते हैं, लोगों का वहाँ व्यवसाय कम हो जाता है, जो छोटे छोटे बेरोजगार वो लोग हैं, क्या कहते हैं दुकान वाले, उनके सामान कम हो जाते हैं, बिकना कम हो जाते हैं, पानी बोतल, ये सब तमाम चीज़ें हैं। लेकिन चोरी नहीं होनी चाहिए। इस पे क्या कहते हैं हर चीज़ को शर्मिंदा करता है, हर लोगों को शर्मिंदा करता है। आने वाला समय जो है चुनाव के लेकर के है, कुछ ही दिनों में चुनाव है यूपी जो देश की सबसे बड़ी राज्य है। ये चुनाव अब भाजपा के अपने हाथ से निकलना देखेगी, क्योंकि अब युवा से आ रहा है कि सबसे पहली चीज़ नीट पेपर ये हुआ, नीट में घोटाला हुआ,
पेपर लीक हुआ। जब जनता चाह रही कि सत्ता बदलेगी और एक नई आस लगी है जनता को, वो अपना आने वाला भविष्य बताएगा क्या ही होगा। तो यानी अखिलेश जी का शासन 5 सालों में अगर बताएं तो कैसा रहा है? शासन उनका ठीक है, विकास की तरफ उनका जोरदार वो रहा है, लेकिन जहाँ तक योगी की बात है, योगी ने भी काफ़ी काम किए हैं। जैसे आप एक प्रेस भी देख लेंगे, ये बेटी और क्या कहते व्यापारी, इन सब पे भी योगी ने काम किया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं योगी की जो फेलियर हो चुकी हैं, जैसे कि क्या कहते हैं चंदा चोरी हो गई, ये रिसेंटली मुद्दा है। इसे नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर भाजपा अपने शासनकाल में एक बहुत अच्छा काम करी थी, अब वो पूरे देश में बदनामी का विषय हो गया है। आगे क्या लग रहा है कि योगी जी इससे कुछ दिक्कत का सामना कर सकते हैं? ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल एसआईटी गठित हुई है, एसआईटी जो करेगी, अब एसआईटी के अंदर है। और अनिल मिश्रा, चंपत राय का, इन दोनों का इस्तीफा भी मंजूर हो गया, जो कि होना चाहिए था। और अंतरिम अध्यक्ष बने हैं, अंतरिम महासचिव बने हैं, अब वो देखिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये 27 में भी कुछ कह नहीं सकते कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? 27 में क्या है, ये अभी चुनाव बहुत ही वैसे खेमे में फंसा हुआ है। जनता किस तरफ जाएगी अभी कह नहीं सकते, क्योंकि जनता अभी कुछ बता नहीं सकती। अभी इनका कई सारे मुद्दे हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हैं। और इन जनता को एकदम राम मंदिर जो हुआ है, ये चोरी हुआ है, जनता को एकदम भ्रमित कर दिया है। एक तरफ से आप समझिए चोट पहुंची है लोगों को, वो अपना डिसीजन क्या लेते हैं आने वाले समय बताएगा। जी सर, ये बताइए 2027 में कुछ ही महीनों में चुनाव है, और ख़ासकर जो बड़ी 2 पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो इन दोनों में से क्या लग रहा है कौन 20 है, और कौन सा लग रहा है कि सरकार बन सकती है 2027 में? देखिए, निश्चित तौर पे अगर 20 की बात की जाएगी तो 20 योगी ही रहेंगे। और एक बार फिर, हालांकि इनको मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा, सरकार बीजेपी की ही आनी है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, अखिलेश यादव, तो इस बार ये माना जाए कि अखिलेश यादव की सीटें बढ़ेंगी। इसकी वजह आपको बताते हैं। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से देखा होगा कि राम मंदिर का मसला बहुत पुरजोर से चल रहा है पूरे प्रदेश में, और प्रदेश में क्या पूरे देश में ही चल रहा है। इसके अलावा और भी देखा जाए, कुछ रोजगार के मुद्दे, कुछ बुलडोजर कार्रवाई, कुछ अन्य तरीके से, और भी मतलब एक समाज भी बीजेपी से थोड़ा नाराज़ है। तो ये कहा जाए कि सब मिला के ये देखा जाए तो जो बीजेपी से एक छोटा सा वर्ग मतलब नाराज़ चल रहा है इस समय, तो जिसका अखिलेश को फ़ायदा होगा। अब इसका उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा कि सपा की अच्छी खासी सीटें आई थी, जिसमें बीजेपी ने थोड़ा सबक भी लिया था पहले से। और दूसरी चीज़ ये देखी जाए कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, फ़िलहाल चुनावी मोड़ में फ़िलहाल फुल फ्लेज में आ चुके हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दिक्कत है, और चुनाव प्रचार में पुरजोर रूप से जुट गए हैं। हालांकि सभी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, अखिलेश यादव भी जुट गए हैं, और उधर AIM भी जुट गया है पूरे चुनावी प्रचार में। और इसी को जोड़ते हुए मैं AIM को लेते हुए अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि AIM के चुनावी मैदान में उतरने के बाद जो सपा का जो वोट बैंक है, वो हो सकता है कि AIM की तरफ थोड़ा, मुस्लिम वोट बैंक खास, हाँ, मुस्लिम वोट बैंक खास तरफ, तो इस तरफ जाएगा, तो उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव की सीट बढ़ेगी और बीजेपी की सीट घटेगी पहले से। यानी क्या लग रहा है, बीजेपी की सीट घटेगी इस बार? बीजेपी की सीट निश्चित तौर पर घटेगी पहले से। अभी जो समीकरण हाल ही के देखे जाएं तो कुछ मसले भी हैं प्रदेश में, उसको भी देखा जाए। उसके अलावा भी 2 टर्म के बाद तीसरे टर्म में क्या होता है कि पब्लिक एक बार कुछ चेंज भी चाहती है प्रदेश में। और रही बात कानून व्यवस्था की, अगर देखी जाए तो एक तरह से समाज में खास करके उत्तर प्रदेश में ये देखा जाता है कि जो पब्लिक, एक तो कानून व्यवस्था के मसले पे अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था में क्या होता है, एक वर्ग तो खुश है कि भाई अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहीं कुछ लोग इसी की आड़ में, मतलब जैसे आपने देखा होगा गलत तरीके से इनकाउंटर कहीं पे हुए हैं, कहीं इनकाउंटर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इनकाउंटर को लेके भी सवाल है। तो कानून व्यवस्था में दोनों पहलू सामने आते हैं। एक तरफ इनकाउंटर पे सवाल है, तो एक तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं हम जांच कराएंगे इनकाउंटर की। अखिलेश जी जांच तब करवाएंगे जब सत्ता में आएंगे। सत्ता में आएंगे नहीं, लेकिन अभी सत्ता में आने में संशय है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है पर्सनल तौर पे कि अखिलेश यादव अभी इस बार तो सत्ता में नहीं आएंगे।
हो सकता है कि मतलब अगली बार फिर मेहनत करें तो अखिलेश यादव का कुछ प्लस होगा, लेकिन इस बार सत्ता में नहीं आएंगे अखिलेश यादव। तो जैसा कि आज आपने आम जनता से नहीं बल्कि वरिष्ठ पत्रकारों से सुना कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2027 में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए, जो कि आज की बात करें तो मिला जुला जवाब सामने आया। किसी का कहना है कि अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो किसी को का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिलहाल हमारे इस खास शो यूपी चौपाल में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ मैं अभिषेक तिवारी, इंडिया डेली, नोएडा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।